बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसकी हमें बहुत रिक्वेस्ट भी आई है और हमें बिल्कुल एहसास है कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ जॉब जो टेस्ट्स होते हैं उनके लिए। तो और वो है इंग्लिश के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़। तो अभी हम ये ज़ाहिर बात है काफ़ी लंबी सीरीज़ होंगी, मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ हम वीडियोस बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो के अंदर तो जितने भी आपके हैं एमसीक्यूज़ हैं वो कवर नहीं हो सकते। तो अभी के लिए हम आज एक वीडियो हमने स्टार्ट किए। लेक्चर 1 है ये हमारे पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ का, और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। ये बात पहले भी आपको एक वीडियो मिली होगी हमारे चैनल पे, वहाँ पर आपको ये बात समझाई गई है कि कोशिश करें कि इन दिनों में आप जितना जो वो सब्जेक्ट्स जो आपको नहीं आते उनको आप जितना अच्छे से कर सकते हैं वो आप कोशिश करें उसको भी करें। तो इंग्लिश के पहली जो आपकी कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने की कोशिश करें, जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके अंदर कंजंक्शन का इस्तेमाल, उसके अंदर वर्ब, सब्जेक्ट की जगह, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सो विदाउट मच अडू स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला एमसीक्यू है यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो है आई डैश वर्क वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। अब एक तो ये कि जो एमसीक्यूज़, क्योंकि बिल्कुल पहला लेक्चर है तो हम इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। पहले हम इजी कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लेके फिर इंटरमीडिएट और फिर डिफ़िकल्टी लेवल जो है हमारा ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ आई डैश वर्क वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आपने 4 ऑप्शंस में से दिए हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक जो सूटेबल ऑप्शंस हैं वो चूज़ करना है। पहला है एम हैविंग, हैज़ टू, हैड टू और हैव टू। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हम एक तो जो आसान तरीका जो समझा जाता है वो ये है कि आप हर वर्ड को लगा के चेक करना शुरू कर दें। लेकिन आगे आप चेक करेंगे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर जगह पे ऐसे नहीं होता। आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। अक्सर जगहों पे एक वर्ड सूट कुछ कर रहा होता है लेकिन ग्रामेटिकली उसका जो सेंस है वो ठीक नहीं बन रहा होता। तो यहाँ पे जो आएगा वर्ड वो होगा हैव टू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ हैव टू। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है या इसमें हम क्यों करेंगे, मतलब अगर इसको पुट करें यहाँ पे तो ये बन जाता है आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। मुझे अच्छा एक तो ये बात कि यहाँ पर आप ये देख लें कि जब भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करना हो, जब भी किसी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने डालनी हो कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पर अगर हम इन दोनों चीज़ों का इजहार करना हो तो तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हैव को। ठीक है, इस वजह से क्योंकि उसने कहा है कि मुझे ये काम करना है। क्यों करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी में क्यों शामिल होता है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीक जो है वो एग्ज़ाम है। तो इसलिए एक तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी में आ गए, इसलिए यहाँ पर हम चूज़ करेंगे हैव को। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे आपको नज़र आएगा कि हमारे पास आई है। ठीक है, जब आई होता है तो आई के साथ हमेशा हैव लगाया जाता है। अगर ही शी होता तो फिर हम यहाँ पर हैज़ लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास है आई है तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया हैव। और दूसरी बात, ये हैज़ वाली बात आपको समझ आ गई कि हैज़ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ही और शी जो है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से हम ये जो है ये नहीं लगाएंगे। अब हैड टू क्यों नहीं आना चाहिए? हैड टू जो हैड है वो हमारे पास बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है पास्ट की। ठीक है, ये हमारे पास हम तब यूज़ करते हैं हैड जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट की बात हो रही है, जो हमारा सेकंड पार्ट भी है सेंटेंस का वो प्रेजेंट में है। तो इस वजह से हम लोग अपने जो यहाँ पे सूटेबल जो हमारा होगा वो भी यही होगा कि हम प्रेजेंट में ही रहें। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया, जो बेटर ऑप्शन है वो है हैव टू। और हैव टू का मतलब क्या है कि दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि क्योंकि ज़िम्मेदारी का यहाँ पे हमने देना है कि वो इंसान जो है अपनी ज़िम्मेदारी ले रहा है, अपनी ड्यूटी है उसकी, उस पर एक फ़र्ज़ है चीज़, तो इस वजह से हमने हैव का इस्तेमाल किया है। और दूसरा हमने हैव का क्यों इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आई हैड टू वर्क भी हो सकता था, यानी कि आई के साथ हैड भी लगता है। जो चीज़ जो कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो सी और डी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आई हैड टू वर्क हार्ड हो सकता था अगर हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो होता पास्ट में।
लेकिन क्योंकि ये पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे, इसको हैव टू लगाएंगे। तो ये हमारे पास इसमें बेहतरीन जो पॉसिबल ऑप्शन है वो हमारे पास है हैव टू का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है माई अंकल डाइड डैश द वॉर। अब इसके अंदर देखेंगे आप तो हमारे पास ऑप्शन हैं वेयर, ड्यूरिंग, फॉर और इन। माई अंकल डाइड वेयर द वॉर। वेयर जो वर्ड है ये ज़्यादातर नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तेमाल तभी होता है जब आपने इशारा करना हो किसी रास्ते का, यानी कि जो पाथ फॉलोड है, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं वेयर। मतलब आई वेंट टू प्लेस ए वेयर प्लेस बी, मैं प्लेस बी से होता हुआ ये प्लेस बी से गुजर कर प्लेस ए तक गया, तब होगा। ड्यूरिंग हमारे पास आता है जब आप किसी चीज़ के मतलब दौरान कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर जब किसी चीज़ के लिए, और इन जो होता है जब हम किसी चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे माई अंकल डाइड वेयर द वॉर, माई अंकल डाइड फॉर द वॉर, तो जो वेयर और जो फॉर है ना, ये तो हमारे उसमें से हो गए आउट। ठीक है, इन दोनों का कोई रीज़न नहीं बन रहा, ना यहाँ पर आप वेयर पुट कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर फॉर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है या जो चीज़ कंफ्यूज कर सकती है आपको, वो आप कर सकता है ड्यूरिंग और इन। माई अंकल डाइड ड्यूरिंग द वॉर, माई अंकल डाइड इन द वॉर। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आपने दूर कर लेनी है और आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी चीज़ के दौरान मरते हैं, जब हम ख़ास तौर पे मरने का या किसी इंजरी का जिक्र कर रहे होते हैं किसी इवेंट के दौरान, जैसे यहाँ पर वॉर है, यहाँ पर आप वॉर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक्सीडेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सीडेंट के दौरान या वॉर के दौरान आपकी डेथ हुई है, आपको कोई आप ज़ख्मी हुए हैं, कुछ भी आपके साथ कुछ भी हुआ है ड्यूरिंग एन इवेंट, तो उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ इन। वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई अंकल डाइड इन द वॉर। ठीक है, मेरे अंकल की वफ़ात हुई जंग में। ठीक है, तो जंग में का जो वर्ड है वो हम इंग्लिश में उसके लिए इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो जब भी आपने किसी चीज़ के अंदर की निशानदेही करनी हो कि उसके अंदर ये हुआ है, यानी कि उसके दौरान ये बात हुई है, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का वर्ड नहीं बल्कि इन का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माई अंकल डाइड इन द वॉर या माई अंकल गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हम इन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके अंदर यही तरीका होता है, एक तो तरीका होता है आप पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़ें, या अगर आप टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे और आप डायरेक्ट MCQ से तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाते जाएंगे कौन सी चीज़ किस वक्त जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है माई फादर इज़ अ कस्टम्स ऑफिशियल सो ही ऑलवेज डैश वेयर अ यूनिफॉर्म। अब अगेन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पॉज करके इसका आंसर खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि हम क्यों यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे और कौन सा चूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक तो ये है कि यहाँ पर अगर अगेन बात देखी जाए तो आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, उस बंदे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइल हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, ड्यूटी डाली गई है। और वो क्या ड्यूटी है कि वो एक कस्टम्स का ऑफिशियल है। ठीक है, वो उसके ऊपर ये ड्यूटी है उसकी कि वो कस्टम्स के अंदर काम करता है या जो है उसका काम वो है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ जाएंगे वो हैव और हैज़ आ जाएंगे। डज नॉट हैव टू, डोंट हैव टू, नॉट वाला तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा ना। अगर आपने हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की देखी हो, वीडियो देखी हो, जो बिल्कुल बेसिक वीडियो हमने अपलोड की है पार्ट 1 जो है उसका, उसके अंदर हमने पहली बात ये लिखी है कि सेंटेंस के ठीक होने में उसकी दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक उसका ग्रामेटिकली ठीक होना और दूसरा उसकी कोई सेंस बनना, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से कन्वे करना। तो उस अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए और जो डी ऑप्शन हैं वो तो हो गए हमारी लिस्ट से बाहर। अब ऑप्शन रह गए हैव टू और हैज़ टू के। जो MCQ नंबर 1 था उसके अंदर हमने हैव टू इस्तेमाल किया था और हैज़ टू नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही थी। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें, सो ही ऑलवेज हैज़ टू वेयर अ यूनिफॉर्म, तो एक क्यों अगेन बात क्या कि हमने यहाँ पर कहा था कि ही और शी आ रहा था, इस वजह से हमने ही और शी नहीं था, आई था, इस वजह से हमने हैव इस्तेमाल किया था। अगर ही और शी होता तो हम हैज़ इस्तेमाल करते। अब यहाँ पर क्योंकि ही आ गया है तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर हैज़ टू लिखेंगे, हैज़ टू।
ठीक है, सो ही ऑलवेज हैज़ टू वियर यूनिफॉर्म। ठीक है, हैव टू नहीं आएगा बिकॉज हैव हमारे पास आई के साथ आता है। तो ये हो गए आपके पास 3 MCQs। इसके अंदर जो हमने लर्न किए हैं चीज़ें, वो हमने ये लर्न किए हैं कि अगर आपका सेंटेंस का अगला हिस्सा या जिसके अंदर भी जो चीज़ पूछी गई है ब्लैंक जो है, उससे अगले पिछले हिस्से देख लें, अगर वो प्रेजेंट में है तो आपने भी प्रेजेंट का ही जो वर्ड है वो चूज़ करना है। अगर आई है तो उसके साथ हैव आता है, ही और शी के साथ हैज़ आता है। कहीं भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी का इजहार करना हो और आपके पास ऑप्शन में हैव आ रहा हो तो हैव को चूज़ करें। अगर कोई इंसान के साथ कोई इंजरी या कोई अगर वो इंसान की डेथ हो गई है ड्यूरिंग सम इवेंट, जो कि वॉर भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसमें हम ड्यूरिंग का वर्ड नहीं बल्कि हम इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब अगर आप देखें तो है जो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है यू डैश वर्क हार्ड आफ्टर एवरी एग्ज़ाम, आफ्टर योर एग्ज़ाम यू कैन हैव अ हॉलीडे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो सेंटेंस है उसकी कोई सेंस बनना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको काम करना है अपने एग्ज़ाम में, यू डैश वर्क हार्ड आफ्टर योर एग्ज़ाम यू कैन हैव अ हॉलीडे, तो यहाँ पर एक तो बात हमें समझ ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये नहीं किस तरह की कुछ बात होगी कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने एग्ज़ाम के बाद तुम छुट्टी ले सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमने ए और जो सी ऑप्शंस हैं उनमें से चूज़ नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये तो हो गए फारिग। अब पीछे रह गए बी और डी ऑप्शंस। तो उसके अंदर हमारे पास एक है वोंट हैव टू और वोंट हैव। तो अब यहाँ पर अगेन जो है हमारे पास कि जो वोंट हैव टू है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट हैव टू की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वोंट हैव टू। यू वोंट हैव टू वर्क हार्ड आफ्टर योर एग्ज़ाम यू कैन हैव अ हॉलीडे। यू वोंट हैव वर्क हार्ड आफ्टर योर एग्ज़ाम, ये तो आपके पास सेंस ही नहीं बन रही इसकी। तो इस वजह से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ये। और ये हमने अगेन बात की थी कि जब हमने किसी ड्यूटी का इजहार करना हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इंडिकेट करना हो, तो फिर हम यूज़ करते होते हैं हैव टू। और क्योंकि हम अब उसको नेगेटिव में लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू वोंट हैव टू। और वोंट हमने विल नॉट जो है ये बेसिकली हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि विल नॉट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रेजेंट में जा रहा है सारा सेंटेंस जो है, तो प्रेजेंट में होगा, इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे वोंट हैव टू। उसके बाद चार्ल्स एंड आई डैश, चार्ल्स एंड आई एम हेयर, चार्ल्स एंड आई वी आर हेयर, चार्ल्स एंड आई आर हेयर, चार्ल्स एंड आई वी हेयर। तो अगर वैसे भी सबसे आसान तरीका जिस तरह आप वर्ड्स पुट करके देखते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पे जो सेंस है ये बिल्कुल ठीक नहीं बन रही किसी और के साथ भी सवाए आर हेयर के। और आर हेयर भी हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमने आर क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीछे प्लूरल की बात हो रही है, दो लोग हैं, चार्ल्स भी हैं और मैं ख़ुद भी हूँ, तो इस वजह से हम करेंगे चार्ल्स एंड आई आर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सूटेबल है वो है आर हेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जेन एंड टॉम डैश द डोर, आर वॉकिंग एट, वॉक्स टू, वॉक्स, आर वॉकिंग टू डोर। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास ये वॉक्स टू या वॉक्स वाले हैं तो ये तो हो गई पहले ही गलत, क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर्स के साथ लगते हैं वॉक्स के जो ऑप्शन है। ये हमारे पास तब होते हैं जब आपको कुछ सिंगुलर ही शी और इट जो है वो हो। अब यहाँ पर प्लूरल आ रहा है जेन और टॉम, तो ये दो ऑप्शन हो गए गलत। आर वॉकिंग एट या आर वॉकिंग टू, दो ऑप्शन हैं, वॉकिंग टू या वॉकिंग एट। ठीक है, दो हैं। अब इसके अंदर आपको पता है कि जब कोई जो एट का है ना तो उसमें हम इस तरह करते हैं, अगर लिखा वो हो एट द डोर, तो एट द डोर का मतलब है कि वो दरवाजे पे खड़े हुए हैं। ठीक है, दरवाजे पे खड़े होने का इंग्लिश में मतलब है कि दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। वॉकिंग टू का मतलब जो है वो होता है दरवाजे की तरफ जाना। ठीक है, उसके टू वर्ड्स अगर आप मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स योर डोर अगर आप मूव कर रहे हैं तो तब आप टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दरवाजे पर मौजूद हैं तो फिर आप ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर वॉकिंग टू द डोर। यहाँ पर जेन एंड टॉम आर वॉकिंग टू द डोर। वॉकिंग एट द डोर नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया एट तब होता है जब आप दरवाजे पर होते हैं, तो दरवाजे पर चलने का कोई मतलब नहीं है। आर वॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब ये बन रहा है कि जेन और टॉम दरवाजे पर चल रहे हैं, इसका कोई सेंस जो है वो नहीं बन रही। और वॉकिंग टू द डोर, टू का सेंस बिल्कुल बन रहा है, इस वजह से हम ये करेंगे। और टू का मतलब ये है कि वो दरवाजे की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है। तो अगेन आपके पास कुछ छोटे से टेक अवे पॉइंट्स कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के डिसाइड करें कि कौन सा वर्ड लगना है। वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देख लें कि वहाँ पे आपसे नेगेटिव तो नहीं मांग रहा वो, कि जिस तरह यहाँ से वो हमसे नेगेटिव डिमांड कर रहा था, तो एक इसका ध्यान रख लें। फिर उसके बाद सेंटेंस के टेंस का बहुत ध्यान रखें। टेंसेस पे भी इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ मिलेंगी इधर ही इसी चैनल पर। टेंसेस का बहुत ध्यान करें। और फिर उसके बाद थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एट द डोर का मतलब होता है दरवाजे पर होना, टू द डोर का मतलब होता है उसकी तरफ जाना। तो ये हो गए हमारे पास, ये हमारे पास 6 MCQs यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने 7th की तरफ कि जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 7th MCQs। और 7th MCQ में हमने देखना है व्हाट डैश दे डूइंग। और इसमें अगर अब आप नोट करें तो आपको नज़र आएगा कि दे जो है वो सब में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दे तो यहाँ पर आना ही है। अब हमने ये चूज़ करना है कि आर आएगा, डू आएगा, डज आएगा या इज़ आएगा। तो अब यहाँ पर दे का मतलब है कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारों की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं आर। और क्योंकि ऑन गोइंग चीज़ है तो इस वजह से हम इसको प्रेजेंट में ही रखेंगे। व्हाट आर दे डूइंग, तो इस वजह से हमारे पास प्लूरल है और दे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे व्हाट आर दे डूइंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डैश यू ऑफन ट्रेवल अब्रॉड, डू यू ऑफन ट्रेवल अब्रॉड, डज, हैव या डिड। अब इसमें एक जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जो डू है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी की रूटीन के बारे में पता करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी की रूटीन या किसी भी हैबिट के बारे में बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं डू, ठीक है। हैव, अगर अब इसमें जो है वो जो प्रॉब्लम है वो हैव का भी आ सकता है, कन्फ्यूजन जो है वो हैव की हो सकती है। हैव सिर्फ तब होगा जब हमने किसी से एक टाइम का कोई इवेंट पूछना हो, कोई ऐसा इवेंट जो वन टाइम इवेंट हो, ठीक है। हैव यू बिन टू अब्रॉड रिसेंटली या कुछ भी, जब एक टाइम की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो वर्ड ऑफन आ गया ना, इसका मतलब यह है कि वो बहुत दफ़ा के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो जब आप उसमें एक बार से ज़्यादा टाइम्स आ जाएगा, ऑफन जिस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, तो फिर उसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब आप एक काम एक टाइम से ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी एक आदत या आपकी जो है वो रूटीन कंसिडर की जाती है। तो इस वजह से वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डू आ जाएगा, डू यू ऑफन ट्रेवल अब्रॉड। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डैश यू एवर बीन टू एम्स्टरडैम, डू, डज, हैव और डिड। और इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन, जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है हमारे पास हैव का। और हैव हम क्यों इस्तेमाल करेंगे कि जब भी आपने किसी के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछना हो कि उसकी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई इवेंट है, तो उसके लिए हमेशा जो है वो हैव का इस्तेमाल करते हैं। जो डू है वो हमारी रेगुलर हैबिट्स के बारे में होता है, जैसे हमने ऊपर अभी बात की है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमने अभी जो है वो डू के बारे में बात की है। और डू का क्या मतलब है कि जब आपने कोई रेगुलर हैबिट्स, आपकी जो आपकी रूटीन है, आपकी मुसलसल एक काम आप कर रहे हैं, उसकी जब आप बात करते हैं तो आप डू इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपनी किसी पास्ट की हैबिट की बात करते हैं, जो आपकी माजी में वो हैबिट गुजर चुकी है, उसकी जब आप बात करेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे डज। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे अपना, हमारे एक लाइफ एक्सपीरियंस हम शेयर करें तो हम करेंगे हैव यू एवर बीन टू एम्स्टरडैम। और यहाँ पर जब हम अपनी रूटीन और हैबिट की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम डू इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम अपनी किसी पास्ट हैबिट की बात करें तो फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे डज, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने टेक अवे पॉइंट्स आप लोग देख लेंगे। डू इस्तेमाल होता है जब आप अपनी किसी रूटीन या हैबिट के बारे में बात कर रहे हों। डज इस्तेमाल होता है जब आप करते हैं किसी पास्ट की बारे में बात करते हैं। और हैव जो है कोई एक बार इवेंट अगर आपने किया है, कोई एक टाइम आपने चीज़ की है, तो फिर आप हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, क्योंकि एक रूटीन की बात हो रही थी, वो आपने काम एक दफ़ा से ज़ायद दफ़ा किया है, तो इस वजह से हमने डू इस्तेमाल किया है। अब जब आपसे एक बार का पूछा गया है कि आप क्या यू डैश यू एवर बिन टू एम्स्टरडैम, एक बार के आपसे पूछा जाए कि आप एम्स्टरडैम गए हैं, तो फिर हम इस वजह से उसमें हैव इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए हमारे 9 MCQs कंप्लीट। अब चलते हैं 10th की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके अंदर हमने देखना है टॉम्स डैश स्ट्रीट, टॉम्स इन द स्ट्रीट, एट द स्ट्रीट, इनटू द स्ट्रीट, अंडर द स्ट्रीट। अब यहाँ पर एक तो मतलब समझ लें कि आपसे वो कहना ये चाह रहे हैं कि टॉम स्ट्रीट में ही मौजूद होगा, ठीक है। अगर वो उसके अंदर मौजूद है किसी इस तरह की चीज़ में, जब जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रीट से लिखा गया है, तो अंडर तो आउट हो गया।
इनटू नहीं लिखते होते, और एट में अगेन आपको बताया जब कोई एक ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर वो इंसान मौजूद है उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो स्ट्रीट के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन द स्ट्रीट। और नेक्स्ट हमारे पास जो 11th ऑप्शन है दैट इज़ एनी वट डैश। एनी वट इज़ डूइंग, एनी वट शी इज़ डूइंग, एनी वट आर डूइंग, एनी वट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे वट आर यू डूइंग, ठीक है, क्योंकि हम एक पूरी उससे पूछ रहे हैं, हम पीछे एक उसको नाउन का यानी कि उसको पूरा अनाउंस किया गया उसको, तो उसके लिए भी हम यू इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि प्रेजेंट अब ये ऑन गोइंग चीज़ चल रही है, डूइंग में आ रहा है, तो इस वजह से व्हाट आर यू डूइंग, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। लास्ट जो हमारा इस जो लेक्चर का लास्ट जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का, दैट इज़ आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई डू नॉट एग्री डैश यू एट ऑल। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास एग्री का वर्ड इस्तेमाल होता है तो एग्री के साथ हमेशा विद इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि अगर आपने एग्री इस्तेमाल किया है तो एग्री के साथ आप विद का इस्तेमाल जो है वो करते होते हैं। एग्री टू यू एट ऑल, एग्री अबाउट यू, एग्री ऑन, कुछ भी नहीं, एग्री विद यू। एग्री आप हमेशा विद के साथ करते हैं, आई एग्री विद यू। आई एग्री के साथ जो वर्ड इस्तेमाल होगा दैट इज़ विद। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। हमारे पास और भी बहुत सारे MCQs हैं जो पास पेपर्स में इंक्लूडेड थे, तो उनको भी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसे MCQs हैं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे जो फेसबुक के पेज हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, या इवन जो व्हाट्सएप का नंबर है यू कैन सिंपली आस्क, और मॉडरेटर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, आप उनको कन्वे करें, वो हम तक आपकी जो MCQs हैं वो पहुंचा देंगे, और इंशाल्लाह हम उनको अपने कमिंग वीडियोस में जो है वो शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।